हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपना सेक्शन सी करने वाले हैं जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है 2022 के पेपर का। तो ए और बी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और ढेर मजा आया, उसमें बहुत ज्यादा मजा आया। और मैंने न्यू कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ बताए और साथ साथ ये भी तुम्हें बताया कि क्वेश्चंस को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए पेपर में करने की। तो आज मैं एमएसक्यू क्वेश्चन के अलग लेक्चर लेकर और मैंने लास्ट में क्यों लिए, क्योंकि पेपर में भी तुम्हें इसे लास्ट में ही करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें सारे के सारे सेक्शन को एक एक करके चेक करना पड़ता है, सॉरी सारे के सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करना पड़ता है। तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो सारी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और यहां पर तुम्हें स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएंगे और मैं भी यहां पर क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस एक सेकंड दो, पहुंच गए। तो मैं भी यहां पर क्वेश्चन लेके आया हूं अपने पास ताकि मैं तुम्हें यहां से करा सकूं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक है 2022 का सेक्शन सी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा जिसमें कहा हुआ था कि dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब तुम अगर यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो ये जो y डैश हमारे पास दे रखा है ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहां से हमें एक बात पता लग रही है और इंटरवल तुम्हें दे रखा है यहां पर माइनस सी से सी बी, लेट माइनस सी टू सी बी लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन R। और हमें एक इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन से कर्व जो है वो पास कर रही है। ठीक है, और हमें क्या कह रखा है y ऑफ x कैसा होगा और y स्क्वायर x कैसा होगा। बस एक बात ध्यान रखना, ये y डैश x जो है हमारे पास ये भी स्क्वायर में पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर में पॉजिटिव और ये तो है ही पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन होने वाला है, y डैश जो होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। यार ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर y डैश इवन होता है तो y हमारे पास ओड होता है। किसी भी इवन फंक्शन की अगर तुम इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो या इधर की साइड बना सकते हो। बट दोनों ही केस में यहां पे एक बात अगर तुम देखोगे, इन्होंने ऑप्शन कहा हुआ है कि y ऑफ x कैसा है, तो y ऑफ x हमने निकाल लिया है। y ऑफ x इज हमारे पास है y ऑफ x ओड आ रहा है। ठीक है, हमें निकालना है y x का स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसी फंक्शन का स्क्वायर कर दूं, चाहे ये ऐसे कर्व होती चाहे ये ऐसे कर्व है, दोनों ही केस में ऊपर हो जाता है इसका पार्ट, ऐसे बन जाती। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, अगर ये y ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y x के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा लोकल मिनिमा है 0 पे, 0 0 से पास होगी, ये तो दिया ही हुआ था इसलिए मैंने ओरिजिन से पास करी है, वरना और कहीं से भी पास हो सकती थी। इन्होंने कहा लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे दिख रहा है कि यहां पे एक लोकल मिनिमा होने वाला है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं ए और सी। तो यहां पे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट हो सकता था क्वेश्चन। ऑल्दो हम सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्व भी कर सकते थे इस इक्वेशन को, बट जरूरत नहीं है हमें सॉल्व करने की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 32। यहां पे हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, लेट एस बी दी सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन दे रखा है कुछ -1 से 1 और कहां दे रखा है इससे R पे। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग 3 कंडीशन। f जो है वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएट होता है। टेलर सीरीज जो है हमारे पास वो कन्वर्ज करेगी एट 0 कन्वर्जेस टू f ऑफ x। और तीसरा हमें दे रखा है f ऑफ 1 by n इक्वल टू 0। देखो यहां पे आइडेंटिटी फंक्शन भी ले सकते थे, आइडेंटिटी थ्योरम भी यूज कर सकते थे, बट मैं नहीं जाऊंगा आइडेंटिटी थ्योरम पे। अच्छा, ऐसा कौन सा फंक्शन है, तुम एक कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हो, आइडेंटिटी थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, बट यार मैंने आइडेंटिटी थ्योरम से नहीं कराऊंगा तुम्हें, मैं एक एग्जांपल से कराऊंगा। क्योंकि अगर तुमने पढ़ा हुआ है मेरे पास, अगर तुमने रियल एनालिसिस, तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे। मैं यहां पे एग्जांपल कुछ ऐसा लेने वाला हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो यार ये कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें तुम्हारा टाइम कंज्यूम ज्यादा आता है। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट, मैं हमेशा क्या कहता हूं 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक स्टार वाले, एक डबल स्टार वाले, एक ट्रिपल स्टार वाले। तो ये ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। डिफिकल्ट पता क्यों है, एट द मोमेंट बैठ के तुम्हें सोचना पड़ेगा कि काउंटर एग्जांपल क्या है। जो मैं दे रहा हूं यहां पे x साइन लेट मी सी x माइनस 1/2 और यहां पे साइन पाई बाय एक्स। ऐसा एग्जांपल तुम्हें यहां पे लेके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, वरना आइडेंटिटी थ्योरम से भी हो जाएगा बट इससे इजी पड़ेगा।
अब ये भैया एट द मोमेंट हमें कैसे याद आएंगी, ये आएगी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगभग 6 महीने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, जिससे तुम्हें एग्जांपल्स रट जाएंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इन 3 चीजों को सेटिस्फाई करता हो। ये 3 चीजें कभी भी मैंने एक क्वेश्चन में कराई ही नहीं है, तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन में जरूर कराया होगा, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, लिंक करना होगा दिमाग में कि इस क्वेश्चन में ये वाली चीजें लग रही थी, तो ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है। समझ पा रहे हो? बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी बहुत सारी। तो ये ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन में आता है ना, ट्रिपल स्टार वो होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी में आएंगे, जिनमें सोचना पड़ेगा, और वही क्वेश्चन हमें फिलहाल के लिए छोड़ के आने होते हैं पेपर में, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो इन्हीं में फंस जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसी में अपना टाइम खराब कर लेते हैं, तो इससे बचना है हमें। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, क्या इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह 1/n डाल दूंगा क्या ये 0 हो रहा है? लेट अस सी। यहां पे अगर मैं 1/n डालूं, यहां पे अगर मैं 1/n डालूं, और यहां पे अगर मैं 1/2 यहां पे डालूंगा, साइन 1/n डालूंगा, n ऊपर आ जाएगा, साइन n पाई 0 होता है, तो ये पूरा फंक्शन 0 बन गया, मतलब पहली सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि यहां पे साइन के फंक्शन आ रहे हैं तो डिफरेंशिएट जितनी बार मर्जी कर लो, तो इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है, और इन्होंने ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, टेलर सीरीज वाली। अब इन्होंने क्या कहा है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा कोई फंक्शन लेते हो, क्या f(0) क्या आने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, देख के ही पता लग रहा है f(0) हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहां पे क्या बनेगा, यहां जो भी बनेगा, मुझे पता है यहां पे साइन के अंदर इन्फिनिटी जैसा कुछ बन रहा होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, बट जो भी इसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन x ही जब 0 हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा ये कह रहे हैं दूसरे ऑप्शन में कि f डैश निकालो और उसमें 1/2 पुट करो, तो पहले तो f डैश x निकालना पड़ेगा तुम्हें, जो कि आ जाएगा 1/n बाहर रखो, साइन x माइनस 1/2, सॉरी साइन की कॉस कर दो ना, यहां पे कॉस आ जाएगा, और ये वाले साइन को ऐसे ही लिख दो π/x, और प्लस में अगर तुम लिखोगे साइन x माइनस 1/2, मैंने कुछ गड़बड़ किया यार, पता है यहां पे भी हमारे पास एक x पड़ा हुआ है, तो 1 मिनट दो मत मेरे को यहां पे भी हमारे पास एक x था, तो इसका 3 पार्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो यह हमारे पास आ जाएगा x की हो जाएगी 1, पहले इसको ऐसे ही साइन π/x, और दूसरा हमारे पास फिर x को ऐसे ही, इसकी हो जाएगी cos x माइनस 1/2 साइन π/x, और तीसरा हमारे पास पार्ट होगा ये दोनों ऐसे ही, और साइन की हो जाएगी cos π/x, और साथ में π/x की क्या होगी, माइनस के π/x²। इसमें x की जगह तुम 1/2 पुट करके देखो तो क्या बनेगा, इसमें 1/2 पुट करोगे 0, इसमें 1/2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 0, क्योंकि इसका 1/2 ऊपर जाकर 2π बनाएगा, ये भी 0, इसमें 1/2 पुट करोगे ये भी 0, तो आंसर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ए और बी करेक्ट हैं तो सी और डी ऑब्वियस सी बात है गलत होने चाहिए। अगर ए और बी करेक्ट है तो सी और डी क्या होने चाहिए, 0, क्योंकि वो इसके जस्ट ही ऑपोजिट दे रखे हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सो आई होप कि यहां तक समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर रीमान इंटीग्रल का एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसके लिए मेरे को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 33। ये हमारे पास दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू, f डिफाइन हमें कर रखा है 0-1 से लेके 0-1 तक, और हमें f ऑफ x कुछ ऐसा दे रखा है कि 1/n और 0। 1 दे रखा है व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है व्हेन x इक्वल टू m/n, मतलब रैशनल के टर्म्स में, और तीसरा हमें दे रखा है व्हेन x बिलोंग्स टू, इफ x बिलोंग्स टू 0-1, और इसका इंटरसेक्शन दे रखा है इर्रेशनल नंबर से, इज इर्रेशनल है ना, इर्रेशनल दे रखा, और ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, और ये 0 पे ये दे रखा है। और हमें एक g भी दे रखा है फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू, इसका मैं पूरा डिटेल वाला सॉल्यूशन कराना चाहूंगा। रीमान इंटीग्रल तो तुम्हारे भाई का टॉपिक है, मतलब बढ़िया टॉपिक है। x बिलोंग्स टू 0-1, ठीक है, 0 है यहां पे ओपन, यहां तक क्लियर है।
और इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या एफ रीमान इंटीग्रेबल है, और फिर बताना है क्या जी रीमान इंटीग्रेबल है, फिर हमें बताना है और कंपोजिशन इनकी रीमान इंटीग्रल है, रीमान इंटीग्रेबल है या फिर नहीं है, ये चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपर रीमान सम निकालना पड़ेगा, फिर लोअर रीमान सम निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेके लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अब यहां पे हम लिखने कैसे वाले हैं, m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 अप टू सो ऑन करके यहां पे आ जाएगा mn xn माइनस xn माइनस 1, यहां तक हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर ध्यान से देखें तो वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, जो हम पार्टीशन लेंगे वो वेरी करेगा 0 से लेके 1 तक। तो इनिशियल इसकी वैल्यू x0 आएगी 0 और xn आएगा 1, और ये जो m1 m2 अप टू सोन जितने भी टाइप के हैं ये हमारे पास 1/n टाइप के होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, m1 को थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं n1। ठीक है, और x1 माइनस 0 यहां आ जाएगा 1/n2, x2 माइनस x1 अप टू सोन हमारे पास क्या आ जाएगा 1/nn xn तो हमारे पास 1 ही है, माइनस के xn माइनस 1। यहां तक देख लो, कोई इशू है तो बता सकते हो। चलें आगे, चलो ऐसे ही मैं लोअर रीमान सम भी निकालना चाहूंगा। लोअर रीमान सम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सोचो, ध्यान से सोचो, हमारे पास लोअर रीमान सम क्या आ जाएगा। अगर तुम देखो लोअर रीमान सम में भी ऐसे 1/n टाइप का ही आएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं 1/m1, इसको n1 लिखा, इसको m1 लिख दो, x माइनस 0 प्लस 1/m2 x2 माइनस x1 अप टू सोन, यह आ जाएगा 1/mn 1 माइनस xn माइनस 1। अब हमें क्या करना होता है, अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम, और इसका मोड भी लेना होता है, बट अभी के लिए मोड नहीं लेते हैं ना। तो अपर में से लोअर को तुम माइनस करोगे, पहली टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 1/n1 माइनस 1/m1, और ब्रैकेट में बचेगा x1, मतलब ब्रैकेट के बाहर बचेगा ये। दूसरी आ जाएगी 1/n2 माइनस 1/m2, और कॉमन हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 अप टू सोन हमारे पास आ जाएगा 1/nn 1/mn, और आ जाएगा xn माइनस 1 माइनस x, ऐसा कुछ बन जाएगा। यह हमारे पास कुछ बन जाएगा ऐसे 1 माइनस xn माइनस 1। यहां तक देखो कोई इशू है तो बता सकते हो, वरना मैं आगे चलने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करना होता है, इसको लेना होता है मोड। तो अगर मैं यहां पे मोड लूंगा तो ये सब चीजों पे मोड आ जाएगा, इस पे भी मोड आ जाएगा, इस पे भी, इस चीज पे भी मोड आ जाएगा, सब चीजों पे यहां पे क्या आने वाला है, मोड आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम यहां पे मान के चल रहे हैं इनका जो डिफरेंस सबका आने वाला है बहुत छोटा आने वाला है। कितना छोटा वो मैं डिफाइन करूंगा, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय n। ये जो भी हमारे पास चीज आएगी ये लेस देन एप्सिलॉन बाय n आने वाली है। अगली भी क्या आएगी, एप्सिलॉन बाय n। ये बहुत छोटा होने वाला है डिफरेंस, मतलब अपर रीमान सम में और लोअर रीमान सम में जो डिफरेंस आएगा बहुत छोटा आने वाला है। अप टू सोन हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाय n, विच इज एप्सिलॉन बाय n, और ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन, तो दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन, और यही हमें प्रूव करना था। मतलब f इज रीमान इंटीग्रेबल। लोअर सम माइनस अपर सम हमारे पास क्या आ चुका है, लेस देन, हमारे पास क्या आ चुका है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। ऐसे ही अब मुझे क्या करना है, FOG और GOF मेरे को निकालना है। कंपोजिशन क्या इसकी रीमान इंटीग्रेबल होगी या नहीं होगी वो मेरे को प्रूव करना है। तो एक बार देख लेते हैं, इजी सा टास्क है। तो एक बार इजी सा टास्क है, उसको देख लेते हैं। f of g of x, f of g of x का मतलब होता है f of g of x, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले g of x को अप्लाई करना है। अगर मैं g of x को अप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा f of 0 और f of 1। f of कब है ये, when x is equal to 0, और ये कब है, when x belongs to this। यहां तक कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा f of 0 1, और ये भी कितना आ जाएगा 1, x equal to 0, x belongs to 0 to 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। ऐसे ही इसका भी, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर रीमान इंटीग्रेबल। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही हम निकालने वाले हैं g of f of x, इसको भी ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा g of f of x
विच इज इक्वल टू, इसकी 3 वैल्यूज हमारे पास आने वाली हैं, g ऑफ 1, g ऑफ 1/n और g ऑफ तीसरे हमारे पास है g ऑफ 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल्स, और यहां पे हमारे पास आएगा व्हेन x इज इक्वल टू m/n टाइप के, x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये आ जाएगा। यहां पे ध्यान से देख लो। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 और 1 पॉसिबल है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं बात करूं g ऑफ 1 की, g ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, g ऑफ 1/n की बात करूं तो कितना आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। g ऑफ 0 की बात करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारे पास फंक्शन बन रहा है, और ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज डिरिचले फंक्शन, डिरिचले फंक्शन। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है, रीमान इंटीग्रेबल का तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा, उसमें देखना और भी तरह के डिरिचले फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें x बिलोंग्स टू इरेशनल पे ये दे रखा है और x बिलोंग्स टू रैशनल पे हमें ये दे रखा है। अगर रैशनल और इरेशनल पे अलग अलग वैल्यू दे रखे तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होते, नॉट रीमान इंटीग्रेबल, इसका डायरेक्ट रटना होता है, दिस इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। यहां तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा, बट फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत है तो इसके लिए तुम प्रूव भी कर सकते हो इसे, g ऑफ x के लिए, f ऑफ g ऑफ x के लिए तुम्हें वही अपर रीमान सम लोअर रीमान सम निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी टास्क है, निकाल सकते हो। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने प्रूव करा रखा है ये क्वेश्चन, है ना, इससे तो बहुत अपर लेवल के करा रखे हैं रीमान इंटीग्रेबल वाली वीडियो में, तो उसे एक बार चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा, जो कि हमारे पास दे रखा है 34 क्वेश्चन नंबर। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम r टू r, और हमें एक दे रखा है सेटिस्फाइंग f ऑफ x माइनस f ऑफ y, और ये दे रखा है लेस देन इक्वल टू f x माइनस y होल क्यूब फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये हमारे पास अगर मैं स्क्वायर इसका नीचे भेज दूं तो आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन में x माइनस y होल मोड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x माइनस y। अगर मैं दोनों साइड लिमिट ले लूं एज y अप्रोचेस टू x, तो ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू x, x माइनस y। तो ये हमारे पास आ जाएगा f डैश x, है ना, और यहां पे हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है पक्का? अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। ऐसे जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, अच्छा एक बात बताओ, इसका स्क्वायर भी था क्या, कभी भी किसी का स्क्वायर, कभी भी, एक मिनट रुको मैं ऑप्शंस देख लूं पहले, f इज डिफरेंशिएबल, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहे हैं हम। कभी भी किसी का स्क्वायर क्या लेस देन 0 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, इसका मतलब है f डैश x का जो स्क्वायर होगा वो पक्का इक्वल टू ही 0 होगा, स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम। तो f डैश x हमारे पास आ जाएगा 0, तो f x हमारे पास आ जाएगा c, कांस्टेंट फंक्शन। अब बात करते हैं, एवरी फंक्शन इन s इज डिफरेंशिएबल, हाँ कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या रखा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f सच दैट f इज डिफरेंशिएबल बट नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल। नहीं, ये तो इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल होता है, इसका मतलब b c गलत हो जाएंगे, a और d आंसर आ जाएंगे, ठीक है, A और D इज द आंसर। और पिछले वाले का मैंने तुम्हें बताना भूल गया, ABC आंसर था, ठीक है, ABC जो 33 आंसर था उसका ABC है, 34 का हमारे पास A और D है। आई होप कि यहां तक समझ आ गया हो तुम्हें। नेक्स्ट चलते हैं, एक और भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। रियल वैल्यूड फंक्शन y ऑफ x ऑन r इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट सेटिस्फाई y x t इक्वल टू y ऑफ x वेयर t इज पीरियड, और इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, और हमें क्या कह रखा है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें इसमें ट्रू बताना है ना, यहां से साफ पता ही चल रहा है कि डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, और यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 4 साइन ax, है ना, सही तो है।
अच्छा मैं पहले इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, इसको भी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहां से एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये आ जाएगा c1 sin 2x प्लस c2 cos 2x। एक सॉल्यूशन तो ये बन रहा है, पहले इसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें वापस आते हैं। एक बात तो पक्की है, अगर मैं a को प्लस माइनस 2 लेता, सॉरी a को अगर मैं 2 लेता, मान लो यहां पे sin 2x होता, तो क्या होगा अगर sin 2x होगा तो अगर जब भी हमारे पास यहां पे 2 आ जाएगा, sin 2x होता, तो मेरे को यहां पुट करना होता है माइनस a स्क्वायर, है ना। जो भी यहां होता उसका स्क्वायर करके आगे माइनस लगाना होता, तो यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन जाता, केस ऑफ फेलियर आ जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू 2, a इज नॉट इक्वल टू 2। तो अगर ये a नॉट इक्वल टू 2 है तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई a स्क्वायर प्लस 4 साइन ax। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, जो कि हमारे पास बन चुका है, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास बन चुका है y1 प्लस y2 विच इज c1 साइन 2x प्लस c2 cos 2x प्लस में 1 बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 साइन ax, ठीक है। तुम्हें फंडामेंटल पीरियड मतलब पीरियड निकालने आते ही हैं कि दोनों के पीरियड क्या हो गए, बट हम ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, अब हमारा काम यहां से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या रखा है, अच्छा यहां पे एक मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूं यार, ए की जगह पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने ए का तो स्क्वायर ही करना होता ना, तो ए की जगह प्लस माइनस 2 हो सकता है, ऐसे होता है। इसकी जगह डी स्क्वायर की जगह पुट करना होता है माइनस के ए स्क्वायर, तो चाहे प्लस 2 हो चाहे माइनस 2 हो, दोनों पे ही केस ऑफ फेलियर बनेगा, जो कि हमें नहीं बनाना है फिलहाल के लिए। ऑप्शन बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना इसी के साथ कि पीरियड ऑफ अ फंक्शन इज नेवर इररेशनल, बस ये चीज ध्यान रखना, इररेशनल नहीं हो सकता पीरियड। फर्स्ट में क्या रखे, ऑल सॉल्यूशन ऑफ स्टार, स्टार मतलब वही डिफरेंशियल इक्वेशन, आर पीरियोडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए। नहीं 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 नहीं, इन दोनों पे थोड़ी हो जाएगी, प्लस माइनस 2 पे थोड़ी बात बन रही है, केस ऑफ फेलियर आ जाएगा। यहां पे हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी प्लस माइनस 2, है ना, प्लस माइनस 2 पे बात नहीं बन रही, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ऑल सॉल्यूशन ऑफ स्टार आर पीरियोडिक फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए बिलोंग्स टू, ये कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू रियल माइनस 2 प्लस 2, प्लस माइनस 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर नहीं। अरे तुम इसकी जगह ए की जगह इररेशनल नंबर डाल दोगे तो वो थोड़ी पीरियड होता है। मैंने बताया पीरियड इज ऑलवेज रैशनल नंबर, इररेशनल हो ही नहीं सकता, मतलब ए कैन नॉट बिलोंग टू इररेशनल, बस इतना ध्यान रखो। सी ऑप्शन में क्या रखे, ऑल द सॉल्यूशन ऑफ स्टार आर पीरियोडिक फॉर एवरी चॉइस एवरी ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए माइनस 2 प्लस 2, मतलब रैशनल में से -2 + 2 हटा दो तो वो सारे हो सकते हैं। और तीसरा ये कह रहे हैं कि A बिलोंग्स टू R - Q देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पीरियोडिक सॉल्यूशन ऑफ स्टार, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे C और D ऑप्शन आ जाएंगे, C और D दोनों ही ऑप्शन में वो बोल रहे हैं कि रैशनल सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जिस भी फंक्शन का पीरियड निकालोगे दैट इज ऑलवेज रैशनल, इररेशनल नहीं हो सकता। इतना सा इसमें बात ध्यान रखनी थी और तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता। बात समझ में आ रही है? पीरियड कैसे निकालते हैं, पहले 2 पाई लिखना पड़ता है, 2 पाई तो होता है साइन थीटा का, और डिवाइड में जो x के साथ दे रखा उसे लिख दो। ऐसे ही 2π/2 इसे भी लिख सकते थे, तो वो पीरियड आ जाएगा तुम्हारे पास। एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है, तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 36। इसको मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं इसको अलग से वीडियो में लूंगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, और ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें छोड़ के आना होता है पेपर में, नहीं होगा एट द मोमेंट तुमसे, मतलब टीचर भी बैठे होंगे तो उन्हें भी खासा अच्छा टाइम लग जाएगा यार सॉल्व करने में। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो मैं इसको अलग वीडियो में सॉल्व करूंगा क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि मैं नहीं लगाना चाह रहा हूं तुम्हारा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 37। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये पेपर में हो सकता था तुमसे। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट लीस्ट 2, तो मतलब जी के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। ई डिनोट्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, लेट सिग्मा, हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है होमोमॉर्फिज्म, जी से जी तक है, खुद पे ही है, बाइजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। बाइजेक्टिव मतलब 1 on 2 दोनों है, ठीक है। दैट सेटिस्फाई दी 2 कंडीशन सिग्मा ऑफ जी, अगर हमारे पास जी के इक्वल आया फॉर सम जी,
फॉर सम जी, ऐसा हुआ देन जी इज आइडेंटिटी। अगर कोई भी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो आइडेंटिटी है, याद रखना। और दूसरी इन्होंने कंडीशन दिया, अगर 2 बार इसको ऑपरेट करोगे तुम, 2 बार अगर ऑपरेट करोगे तो वापस तुम्हें जी मिल जाएगा। ये सबके लिए, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, फॉर सम जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो यहां पे फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो जी आइडेंटिटी है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा जी का ऑर्डर कम से कम 2 है, जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। फॉर सम जी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं, जी बिलोंग्स टू जी सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसके लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन के लिए मेरे को 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं फॉर सम g बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट h बिलोंग्स टू g सच दैट दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ये प्रॉपर्टी हमारे को सिग्मा h ऐसा कुछ प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो सिग्मा स्क्वायर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहां पे g पे अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो वापिस हमें g ही मिल जाएगा, फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमारे पास कितना आएगा, 2 नहीं, ये 2 को डिवाइड करेगा। अब इसका ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 1 ऑर्डर आने का मतलब है, अगर ऑर्डर 1 आया इसका मतलब सिग्मा ऑफ g इज इक्वल टू g, ऑर्डर 1 का मतलब यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो इसका मतलब g आइडेंटिटी है, और ये हमें बताना चाह रहा है अगर ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमारे पास 1 आ गया इसका मतलब सारे एलिमेंट्स ही हमारे पास g आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं वापस ऑपरेशन लगाने के बाद। इसका मतलब सारे आइडेंटिटी हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। या तो ये गलत है जो इन्होंने दे रखा है, या तो ये गलत हो जाएगा। ये फॉर ऑल आ गया यहां से, लेकिन जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है हम उसे ट्रू मान के चलेंगे। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमारे पास 1 नहीं होगा, 2 होगा। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा हमारे पास 2 आ रहा है, ये बात हमें समझ आती है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, सिग्मा स्क्वायर जी इज इक्वल टू जी। अब मुझे 1 1 प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं एक मैपिंग डिफाइन कर लेता हूं। डिफाइन कुछ ऐसे कर लेते हैं, एफ ऑफ एच तुम डिफाइन कर लो। यही वाला एलिमेंट जो इन्होंने दे रखा है यही मान लेते हैं, ज्यादा तो क्या ही जाएंगे। पहले 1 1 प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 के लिए क्या करें, तो हमें पता है एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ के लेके चलूंगा तो एच इज इक्वल टू के आना चाहिए, तो 1 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे ले लेते हैं एच इनवर्स दिस इज इक्वल टू के इनवर्स सिग्मा के। अगर मैं दोनों साइड एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा सिग्मा ऑफ एच इज इक्वल टू एच के इनवर्स सिग्मा ऑफ के। यहां से हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, ये बनेगा सिग्मा ऑफ एच इज इक्वल टू एच के इनवर्स सिग्मा ऑफ के। अब मैं क्या करूं, दोनों साइड में के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा एच के इनवर्स, और एक में मल्टीप्लाई कर देता हूं सिग्मा इनवर्स से, तो कुछ ऐसा बन जाएगा एच के इनवर्स। के इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर सिग्मा इनवर्स से करोगे तो हमारे पास एच इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, समझ भी आ रहा है क्या, के इंटू के इनवर्स आइडेंटिटी होता है, फिर ठीक है। यह हमारे पास बन जाएगा एच, और इसका क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा के होल इनवर्स। ऐसी तो होता है ना, ए बी इनवर्स क्या होता है, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, वही मैंने प्रॉपर्टी लगाई। और होमोमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर तुम किसी भी फाई दे रखा है और इसमें जी दे रखा है, उसका होल इनवर्स है, तो तुम उसे लिख सकते हो फाई जी इनवर्स। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहां भी यूज करने वाला हूं, सिग्मा के इनवर्स, और यहां आ जाएगा एच के इनवर्स। तुम्हारे को एक और प्रॉपर्टी पता होगी होमोमॉर्फिज्म की, फाई ऑफ ए बी क्या होता है, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। तो ऐसे ही मैं यहां पे लगा देता हूं, दिस इज इक्वल टू एच के इनवर्स। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कोई भी चीज हुई फॉर सम जी देन जी इज आइडेंटिटी, तो इसका मतलब है एच के इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब एच इज इक्वल टू के। अगर मैं दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो एच इज इक्वल टू के। इसका मतलब सिग्मा इज एफ ऑफ एच इज 1 1। कहां गया, एक मिनट रुको, हाँ, तो ये हमारे पास 1 1 आ गया, ठीक है। चलो एफ ऑफ एच इज 1 1, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन ट्रू हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि हमें इसमें प्रूव करना है। देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है सिग्मा ऑफ जी इक्वल टू जी इनवर्स, ऐसा प्रूव करना हमें।
तो देखते हैं होमोमॉर्फिज्म की बस प्रॉपर्टी दिमाग में डाल लो जब तक मैं इसे रब कर रहा हूं, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ जाएगा, एक एलिमेंट लेके चलते हैं G इक्वल टू H इनवर्स सिग्मा H, ऐसा कुछ एलिमेंट लेके चलते हैं। हमें पता अगर मैं दोनों साइड सिग्मा ले लूं तो क्या होगा, सिग्मा ऑफ G इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ H इनवर्स सिग्मा H। यहां तक देखो कोई इशू है नहीं है ना, बढ़िया। फिर प्रॉपर्टी लगा दो होमोमॉर्फिज्म की, तो ये बनेगा सिग्मा H इनवर्स सिग्मा ऑफ H। यहां तक देखो कोई इशू नहीं है। इन्होंने कहा था 2 बार सिग्मा को ऑपरेट करोगे वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा, तो सिग्मा ऑफ H इनवर्स H। यहां तक देखो कोई इशू नहीं है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेट मी सी, इसको ऐसे लिख दें H इनवर्स सिग्मा H होल इनवर्स। चेक करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका इनवर्स को ओपन करूंगा तो ये जाएगा सबसे पीछे, H इनवर्स का इनवर्स लगाओगे H वापिस, फिर ये जाएगा आगे, फिर ये आएगा सिग्मा, फिर ये आएगा H इनवर्स, तो वापिस वही हमें मिल जाने वाला है एक बार इसको ओपन करके देखोगे तो। और ये क्या था अंदर वाला एलिमेंट, ये तो वही था G, तो ये आ जाएगा G इनवर्स। सिग्मा ऑफ G हमारे पास क्या आ रहा है, G इनवर्स। यही हमें थर्ड ऑप्शन में प्रूव करना था, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। तो ये भी हमारे पास आ रहा है कि द मैप सिग्मा सेटिस्फाई सिग्मा ऑफ X इज इक्वल टू X इनवर्स। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत है तो। तीसरा हमारे पास एक चीज आती है, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है कि इसमें प्रूव करना, कहां गया, हाँ, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज एन ओड नंबर। तो मतलब ये जो G है हमारे पास, इन्होंने कहा था एटलीस्ट 2 होना चाहिए और इसका ऑर्डर जो है वो G 2 ओड होना चाहिए, ठीक है। सही है गलत है उसके लिए मैं मान लेता हूं इफ G इज इवन, मान लेते हैं काउंटर एग्जांपल से इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। देन बाय कॉची टेस्ट, देखो अलग अलग जगह पे अगर तुम इसके सॉल्यूशन देखोगे ना, बाय कॉची थ्योरम, अगर तुम अलग अलग जगह पे इसके सॉल्यूशन देखोगे, सबने इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रखा। मेरे को ये वाला तरीका समझ आया तो मैंने इससे सॉल्व कर दिया, ये भी कई जगह कर रखा हुआ, देख लेना मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास बाय कॉची थ्योरम, अगर ये 2 हमें पता है कि 2 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, अगर इसका इवन ऑर्डर हुआ तो 2 डिवाइड करेगा, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा H बिलोंग्स टू G सच दैट कोशिश थ्योरम अगर तुम्हें याद हो तो पक्का समझ आ रहा होगा। हमारे पास एक ऑर्डर, मतलब जितने भी हमारे पास जो भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा। मतलब हमारे पास ऑर्डर ऑफ H क्या आ गया, 2। ऑर्डर ऑफ H 2 आने का मतलब क्या है, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 आता है मतलब सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा ऑफ H इज इक्वल टू H इनवर्स, हमने अभी भी प्रूव किया था, विच इज इक्वल टू H। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो आइडेंटिटी बन जाएगा। और हमने पिछले में अभी प्रूव किया था कि दिस इज फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, फिर हमारी ये वाली गलत प्रूव हो जाएगी बात, है ना। इतनी मेहनत लगाइए, गलत प्रूव करते हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब ओड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। एक मैंने यहां पे चीज स्किप कराई है कि ये ग्रुप हमारे पास ऑन टू है, इसको प्रूव कर लेना, ठीक है। ग्रुप इज ऑन टू, अगर 1 1 है ऑन टू, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 1 1 ऑन टू दोनों आ रहे हैं तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मैं चलना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 38 पे, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर आ चुका होगा। सो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इन्होंने कहा लेट एक्सन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, consider the set this P where n belongs to natural number and xn is greater than xm, ऐसा कुछ दे रखा है। for all m belongs to n, m belongs to natural number और m है जो वो बड़ा है n से। which of the following is or are true, हमें नेचुरल नंबर का एक सेट दे रखा है। आगे इन्होंने कहा इफ P is finite then xn has monotonically increasing sequence, सब सीक्वेंस। इफ P मतलब दो, एक तुम्हें सही दे रखा और दूसरे ऑप्शन में उसको गलत कह रखा है कि कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो थर्ड ऑप्शन में कह रहेगा इफ P is infinite then xn has monotonically decreasing subsequence। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या रखा है, इफ P is finite, अगर P एक फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है,
देन इट हैज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऑब्वियसली बात है, मैं काउंटर एग्जांपल दे सकता हूं। एक्सन हमारे पास हो जाएगा -1/n। इसको एक बार इससे करके देख लेना तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस आ जाएगी ना यार। ये नहीं समझ आया क्या? अरे यार इसमें 1 पुट करो, -1, -1/2, -1/3 अप टू सोन, इंक्रीजिंग ही तो है भाई। नेगेटिव में बढ़ते हैं यार नंबर। तो अब इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इफ p इज इनफाइनाइट देन xn हैज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो मेरे को एक ऑप्शन फिर से, एक एग्जांपल फिर से याद आ रहा है 1/n टाइप का, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में हमारे पास आ जाएगी। तो आ तो गया, कोई दिक्कत नहीं है नेचुरल नंबर के सेट में, हो तो गया। इतने इजी एग्जांपल थे हमारे पास, इसको देख लो, समझ में भी आया, फिर ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए और सी, इसका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है कुछ ऐसे, x, x-1, x-2 अप टू सोन x माइनस k+1 ऐसा कुछ, और इज इक्वल टू में 1 दे रखा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि v बी द मतलब लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब तुम x की पावर 3 निकालोगे तो क्या होगा? तो एक काम करो, k को पहले 1 पुट कर दो, तो यहां पे t हमारे पास क्या आ जाएगा, t ऑफ x हमारे पास कितना आ जाएगा 1। इसको 2 पुट कर दो तो x(x-1) विच इज x² माइनस x इज इक्वल टू 1, विच इज t ऑफ x² माइनस t ऑफ x इज इक्वल टू 1, विच इज t ऑफ x² इज इक्वल टू 1 प्लस t ऑफ x, विच इज, ये तो 1 ही था तो 2 आ जाएगा। t ऑफ एक्स क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यहां से टर्म्स ले लेंगे, तो आएगा t ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 2x इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा t ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3t ऑफ x²। अच्छा ये मैं तभी लगा पा रहा हूं क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में 2t ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास t ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, -3 इंटू t(x²) विच इज 2 प्लस में 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यह हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 उधर जाके आ जाएगा 2। देखना t ऑफ एक्स क्यूब 2 ही आ रहा है, कुछ गलती की हमने? चेक कर लो, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को जरूर बताओ। अरे 3 इंटू 2 6 होना चाहिए था ना, 4 और उधर जाके 5, मैंने गलती की है, यहां 5 आना चाहिए। t ऑफ x की पावर 4, मतलब इस बार 4 तक ले लेना, x, x-1, x-2, x-3, ठीक है। ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही इसे भी सॉल्व करोगे तो मैं इसके तुम्हें आंसर बता देता हूं, a और b दे रखा था अकॉर्डिंग टू आंसर कीज, बाकी मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे। राजन भाई से पढ़े हो तुम, इतनी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ी ध्यान देंगे हम। फिर से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन दे रखा है, m3 से m3 दे रखा है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें t ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख के दिखाता हूं, m² p माइनस p² m। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन p पे लग रही है? नहीं, m पे लग रही है, तो m का स्क्वायर अलाउड नहीं है, फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो b ऑप्शन गलत हो गया। a ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखा, t ऑफ m इज इक्वल टू mp माइनस pm। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव भी कर लेना, लेकिन जल्दी जल्दी करने में पेपर में तो स्पीड भी चाहिए ना यार। जिस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है क्या उसका स्क्वायर है? नहीं है, p का स्क्वायर अलाउड है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है t ऑफ m इज इक्वल टू mp² प्लस p² m। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अरे स्क्वायर तो p का है ना, उससे हमें क्या लेना, हमें m का स्क्वायर नहीं देखना है, और m का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन में है mp² माइनस pm², ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन आना चाहिए था b और c। और ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे 10, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 36 मेरे को पता है पेंडिंग रह गया है, तो उसे भी करेंगे जल्दी। बैकग्राउंड नॉइस तो तुमने सुन ही ली होगी, तो उसका भी थोड़ा सा, इसलिए खत्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप कि तुम्हें आज के लेक्चर की चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना, पढ़ाई भी इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।